हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रेशियो का पार्ट नंबर 1 जो कि मॉड्यूल नंबर 9 है। तो अभी तक मैंने मॉड्यूल नंबर 8 तक कवर कर लिया है एंड मॉड्यूल नंबर 10 भी मैंने करवा दिया है जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक है, ब्लड रिलेशन है। मॉड्यूल नंबर 9 एक क्वांट्स का टॉपिक ले रहा हूँ मैं। तो कंटिन्यू करते हैं रेशियो के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हल्का फुल्का सा कंसेप्ट समझेंगे और जो भी टेक्निक्स है या मेथड्स है, जैसे बैलेंसिंग रेशियो हो गया या फिर कंबाइनिंग रेशियो हो गया, ये सब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही समझ लेंगे। मैं अलग से नहीं करवाने वाला, ठीक है? अलग से करवा के बेकार का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ओके देन, तो शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो देखो कंसेप्ट क्या है रेशियो का। रेशियो बेसिकली है क्या? रेशियो इज अ पर्टिकुलर थिंग जिससे हम लोग कंपैरिजन करने में हमको आसानी होती है, जिससे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड रेशियो इज यूनिडायरेक्शनल। जैसे मान लो कि आपके पास अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे आप रेशियो तो निकाल सकते हो, बट वापस से आप उस पर्टिकुलर रेशियो से नंबर पे नहीं आ सकते। गॉट इट? जैसे मान लो कि माई एज इज 30, ठीक है? या फिर ए कोई इंसान है जिसका एज 30 है, अब बी कोई इंसान है जिसका एज 24 है। गॉट इट? अब मुझे रेशियो चाहिए। ओके, अब मुझे रेशियो चाहिए इन दोनों में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, जैसे मैंने 2 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 12, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने फिर से 3 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4। तो फाइनल जो रेशियो आया वो आया 5:4। यानी हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए थे, 30 और 24, और उससे जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5 और 4। रेशियो बेसिकली क्या है? रेशियो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज में कंपैरिजन है एक, ठीक है? कंपैरिजन इन अलाइक क्वांटिटीज, ठीक है? जो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज नहीं है, सेम कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज नहीं है, उनमें कभी भी रेशियो नहीं निकलेगा। जैसे आप लोगों को बहुत केस में ऐसा लगता होगा, तो अगर अलग अलग टाइप ऑफ या फिर अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज में अगर रेशियो नहीं निकलता, देन हाउ कम वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टडिंग इन अ स्कूल? So basically you guys are not finding the ratio of boys and ratio of girls. What you guys are finding out is ratio of number of girls and number of boys. So ultimately girls का number है वो और boys का number है, और इन दोनों numbers में तो कैटेगरी क्या हो गया? नंबर्स हो गया, और इन दोनों ही नंबर्स में आप रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है? गर्ल्स और बॉयज में नहीं निकाल रहे हो। गॉट इट? तो ये दो लोगों का एज का रेशियो मैंने निकाला 5:4। अब इसका मतलब क्या ये है कि ए का एज 5 है तो बी का एज 4 है? ये तो नहीं है रियल लाइफ में। ये भी नहीं है कि ए का एज 15 है तो बी का एज 12 है। ये भी नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ वैल्यू क्या है? ए का एज 30 और बी का एज 24। मतलब अभी अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला चीज बताऊं कि ए और बी के बीच में एज का रेशियो इज 5:4, यानी द मोमेंट ए का एज 5 होगा, बी का एज 4 होगा। ओके, थोड़ा साउंड चेक कर लिया मैंने, सही आ रहा है साउंड। द मोमेंट ए का एज 5 होगा, बी का एज 4 होगा। गॉट इट? इसका मतलब ए का अगर 10 हो तो बी का 8 होगा, ए का अगर 15 हो तो बी का 12 होगा। इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ते रहूं, ए का अगर 20 होगा तो बी का 16 होगा, ए का अगर 24 होगा तो बी का 20 होगा, ठीक है? ये 28 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 और 20 तो नहीं होगा, 24 मैंने गलत लिखा, 24 ही गलत था बस। ये 5-5 करके बढ़ रहा है, वो 4-4 करके, यानी ये डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो रहा है, और ये भी सेम।
अब 6 टाइम्स होगा तो ये 30 हो जाएगा, फिर ये 24 हो जाएगा, फिर ये 35 हो जाएगा, फिर ये 28 हो जाएगा। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब रेशियो हमारे पास ये था और हमने इतने सारे कंपैरिजन बना लिए। अब इन कंपैरिजन में से ये वाला करेक्ट है, मुझे पता कैसे चलेगा? तो ये मुझे कभी भी पता नहीं चल सकता। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये आपको कब काम में आएगा, आप समझ लो। ये आपको कब काम में आएगा कि आपको मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेशियो ही रेशियो है और आपको एग्जामिनर ने फाइनल क्वेश्चन पूछा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, वो मार्क्स हो, एज हो, वेट हो, हाइट हो, कुछ भी वैल्यू निकालने बोला है। तो सिर्फ रेशियो से कभी भी वैल्यू नहीं निकल सकता। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे यहां पे हो गया ना 5:4 से मुझे पता कैसे चलेगा एक्चुअल वाला क्या है? ठीक है, ये तो एक्चुअल वाला यहां लिखा हुआ है तो सब लोग देख के बता दोगे, बट ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे कभी भी पता नहीं चल सकता। हाँ, अब कब पता चलेगा? जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशंस भी होंगे, एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशंस भी होंगे। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन हुआ कि A:B का जो एज है वो 5:4 है, ठीक है, एंड इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ देयर एजेस इज 54 ईयर्स। अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, तो बस डन है। यहां से पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा? बचपन में हम लोग किस तरीके से करते थे? लेट द एज ऑफ ए बी 5x, लेट द एज ऑफ बी इज 4x। दोनों का सम, यानी दोनों का सम कितना आ रहा है? दोनों का सम 54 है, तो 9x इक्वल टू 54 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 54/9 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब 6, आप जैसे a का एज कितना था? ए का एज कितना था? 5, तो 5 इंटू 6 30 आएगा। बी का एज कितना था? 4, तो 4 इंटू 6 4x था ना, तो 4 इंटू 6 24। अब आ गया करेक्ट आंसर। सो ये एक बेसिक आइडिया था रेशियो क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस में लेके जा रहा हूँ आपको, आप लोगों को। क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ कुछ कंसेप्ट मिलेगा, जैसे कम्बिनेशन ऑफ रेशियोज या फिर कंबाइनिंग रेशियोज, बैलेंसिंग ऑफ रेशियोज, ठीक है, इस तरीके का। या फिर बैलेंसिंग में 2 कैटेगरी होगा, डायरेक्ट रेशियो का पैरामीटर्स को बैलेंस करना या फिर रेशियो के गैप को बैलेंस करना, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ओके, अ मेटल रॉड वाज कट इनटू 3 पार्ट्स। तो मान लो एक रॉड है ये, ठीक है, और इस रॉड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी, ठीक है। अब जो ए और बी पार्ट है, इन दोनों का लेंथ का रेशियो है 4:5, ठीक है। और जो बी और सी पार्ट है, इन दोनों का जो लेंथ का रेशियो है ये है 3:2, ठीक है। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए एंड सी इज 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है, देखो ये पूरा रॉड बना हुआ है ए, बी और सी पार्ट से, यानी पूरे रॉड को मैंने डिवाइड किया है ए, बी और सी 3 पार्ट में। अब ए, बी और सी का मुझे एक रेशियो चाहिए, यानी A:B:C, तो जो कि यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट फिलहाल में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों रेशियोज को इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट A:B:C। गॉट इट? ओके, तो अभी देख लो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि A:B कितना है? 4:5। अब देखो B तो एक ही है ना, यानी ऐसा नहीं कि कोई और B होगा, B1 B2 B3 ऐसा कुछ है। B तो एक ही सिंगल सोलो B है, ठीक है। तो A:B में B5 है, B:C में क्या है? B3 है। तो अब पंगा हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है कि रेशियो सेम करना है। जैसे इन दोनों को आपको मिलाना है, तो आप क्या करो, इस वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता होगा, या फिर मैं बता देता हूं, रेशियो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, भले ही हम लोग बैलेंस यहाँ पे 5 और 3 को कर रहे हैं, तो 5 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 15 हो जाएगा, और इस 3 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो भले ही मैं बोल रहा हूं ऐसा कि
5 को करो 3 से मल्टीप्लाई, बट सिर्फ 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 5 वाला पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन है ना। आप मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज ऐसा हो गया, नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस, नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस। 4:15 क्या है भाई, 4:5 था कंपैरिजन, 4:15 कैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम नहीं करती, ठीक है। तो अब ये आएगा 12:15, पूरा का पूरा रेशियो एक साथ मल्टीप्लाई होगा 3 से। सो 4 बन जाएगा, 4 × 3 12, 5 बन जाएगा, 5 × 3 15। अब अगर आपको चेक करना है वापस तो आप चेक करो, देख लो, इसको कैंसिल करोगे 4 से तो कितना आएगा, सॉरी 3 से कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, अगेन 4:5 ही आ रहा है कैंसिल होने के बाद। तो रेशियो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, रेशियो कभी भी अल्टीमेट कैंसिल आउट करने के बाद कभी भी चेंज नहीं हो सकता। गॉट इट। अभी चलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई तो 15 हो गया और 10 हो गया। अब आप देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये b जो है ये मैच कर लिया, ये b मैच कर चुका है। तो अब नाउ आई कैन राइट a:b:c। a कितना है 12, b कितना है 15 और c कितना है 10। बहुत ही सही, ठीक है। अब यहां पे मैं बच्चों की तरह या फिर हमारे स्कूल लाइफ की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेट a इज 12x, b इज 15x एंड c इज 10x, ऐसा नहीं लूंगा मैं। डायरेक्ट करेंगे जैसा हम लोग एग्जाम में करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो ये रेशियो हमेशा फेक होता है ना, फेक वैल्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये रेशियो भी 5:4 है, ये रेशियो भी 5:4 है, ये रेशियो भी 5:4 है, बट ऑल दीज आर फेक वैल्यूज, उसमें से ओरिजिनल तो एक ही निकल के आएगा, ठीक है। ओके अब देखो a:b:c इज व्हाट, 12:15:10। तो ये सारा फेक वैल्यू है, यानी तो फेक वैल्यू को हम लोग या तो रेशियोज बोलेंगे या फिर यूनिट भी बोल सकते हो। जैसे यू कैन से a इज 12 यूनिट और यू कैन से a इज 12 रेशियोज, राइट। तो मैं यूनिट बोल रहा हूं फिलहाल के लिए। तो a इज 12 यूनिट, b इज 15 यूनिट, c इज 10 यूनिट। तो a और c में डिफरेंस कितना है, इस रेशियो से बताओ डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट्स, ठीक है। बट एक्चुअल में इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ ए इन सी इज 8 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है, एक्चुअल डिफरेंस कितना है 8। तो 2 यूनिट इज 8 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी मिला के जो उतना होगा। तो यहां से देख लो, पहले तो फेक निकालते हैं, ठीक है, रेशियो से निकालते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, फिर ओरिजिनल करेंगे। तो 12 यूनिट प्लस 15 यूनिट प्लस 10 यूनिट, तो कितना हो गया 10 और 20 37 यूनिट्स। सो a प्लस बी प्लस सी यानी लेंथ ऑफ रॉड in terms of units और in terms of ratios is what 37 यूनिट। अब मुझे अगर एक्चुअल चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 37 इंटू 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 148 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई होप समझ में आया, क्योंकि मैंने पहले कंसेप्ट नहीं समझा, मैं चाह रहा था कि रैंडम कंसेप्ट समझाने के बदले अगर मैं एक क्वेश्चन के तौर पे ज़्यादा कंसेप्ट को क्लिक करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके चलो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसमें हम लोग अगेन एक्स वगैरह नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, क्यों ही एक्स को बुलाना, एक्स को याद करना, ठीक है, दुखी हो गए आप लोग बेकार में, तो एक्स वैक्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट लेंगे, यूनिट्स ले लेंगे। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ मोबाइल एंड अ स्पीकर इज 5:2। तो मोबाइल इज टू स्पीकर इज 5:2, ठीक है। मोबाइल 5 यूनिट का है और स्पीकर 2 यूनिट का है। द एवरेज प्राइस ऑफ 2 मोबाइल एंड स्पीकर इज 20,000। तो अभी आप देखो यहाँ पे तो फेक चीज चल रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल। एवरेज आपको पता है ना, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑल्दो एवरेज इससे कहीं बढ़ के बहुत ही गजब चीज होता है, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू एवरेज, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जान के रखो, या फिर इतना सबको आता है, एवरेज इज व्हाट, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मुझे अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके एज का एवरेज निकालना है, तो मैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करूंगा, यानी 20 स्टूडेंट का एज का टोटल करूंगा और डिवाइडेड बाय 20 कर दूंगा, क्योंकि 20 लोगों में ये वाला सम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो एवरेज ऑफ 2 मोबाइल फोन एंड अ स्पीकर, यानी 2 मोबाइल फोन एंड अ स्पीकर, तो यानी टोटल कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है, इसका एवरेज कितना आया, ठीक है, यानी 2 मोबाइल फोन एक स्पीकर, कितना आया ये, 60,000 आया, ठीक है। तो अभी यहां से इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इस चीज को यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। दो मोबाइल का दाम क्या है, 10 यूनिट, एक मोबाइल का दाम क्या है, 5 यूनिट, तो 5 5 10 यूनिट हो गया, और एक स्पीकर का दाम 2 यूनिट, तो टोटल आ गया 12 यूनिट्स। ये 12 यूनिट्स का दाम कितना है, इज इक्विवेलेंट, हाँ इज इक्विवेलेंट टू 60,000। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 5,000, ठीक है। द टोटल सम ऑफ अ मोबाइल एंड अ स्पीकर, सिंपल, मोबाइल प्लस स्पीकर आपको निकालना है, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। तो मोबाइल प्लस स्पीकर कितना होगा, 5 और 2 7 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5,000, 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 इंटू 5,000, 35,000 इज योर आंसर, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं वीडियो को, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वैसे रेशियो का कुछ खास काम है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, बट फिर भी चलो देखते हैं, एक नया टेक्निक में बताता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन में, सिंपल टेक्निक में बताऊंगा, ठीक है, पुराने टेक्निक्स में डिस्कस करके फिर नया नहीं बताना चाहता, डायरेक्ट मैं नया ही बताता हूँ। ओके, अनीश परचेज्ड 50 kg ऑफ ग्रेन्स फॉर ₹710, यानी 50 kg ग्रेन्स खरीदने में उसके खर्चे हुए 710 रुपये खर्चे हो गए, ठीक है। द प्राइस ऑफ राइस इज 12 पर किलोग्राम, यानी उसने 2 तरीके का ग्रेन खरीदा, उसने 2 तरीके का ग्रेन खरीदा, एक व्हीट और एक राइस और एक व्हीट, ओके। और राइस का दाम जो है वो है ₹12 पर केजी, यानी हर एक केजी का 12 रुपए करके है, तो 2 केजी खरीदोगे 24 रुपए खर्चा होगा, 5 केजी खरीदोगे तो 12 पंजे 60 रुपीज खर्चा होगा आपका, ठीक है। सेम व्हीट का जो प्राइस है वो है, सॉरी, 17 पर केजी, राइट, यानी 2 केजी खरीदूंगा तो 34 रुपीज खर्चा होगा, अगर मैं 4 केजी खरीदता हूं तो 17 इंटू 4 68 केजीज खर्चा होगा, ठीक है, ओके। अभी एक चीज मानते हैं, ठीक है, देखो ये राइस प्लस व्हीट मिला के ही तो 50 किलो है, ठीक है, राइस प्लस व्हीट मिला के ही तो 50 किलो है, ठीक है। अब बात यह है कि कितना किलो राइस खरीदा गया और कितना किलो व्हीट खरीदा गया ये हमको नहीं पता, ठीक है, ये हमको नहीं पता, बट 50 किलो खरीदा गया, दोनों मिलके 50 किलो खरीदा गया। तो अगर मैं ऐसा समझूं कि मैंने एक्स केजीस ऑफ, एक्स नहीं चाहिए, आर ही मानते हैं, राइस मैंने खरीदा आर और व्हीट मैंने खरीदा डब्ल्यू, तो मैं राइस में खर्चा कितना हुआ, जितना खरीदा उतना 12 करके, ठीक है। व्हीट में खर्चा कितना हुआ, जितना खरीदा उतना 17 करके, और टोटल खर्चा कितना है 710, टोटल खर्चा कितना है 710, ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन ऐसे नहीं लिखना चाहता, ठीक है, इसमें मिटाना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए,
मैं इसको 12 मानना चाहता हूँ, 17 के बदले मैं मानना चाहता हूँ कि व्हीट का दाम 12 करके ही है पर केजी। अब क्या हो जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, R प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 12 इंटू 50, सॉरी 600 रुपीज, 600 रुपीज। तो एक्चुअली में तो उसका 710 रुपये खर्चा हुआ, बट क्यों यहाँ पे 600 आ रहा है, क्योंकि मैंने व्हीट को 17 नहीं मान के 12 मान लिया, यानी व्हीट इंटू 5 रुपीज का लॉस है ना। हर केजी, जितना केजी भी व्हीट मैंने खरीदा, हर एक किलो पे 5 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान बोलो लाभ बोलो, मतलब हर एक केजी ऑफ व्हीट पे 5 रुपए मैंने छोड़ दिया, और ये 5 रुपए नहीं छोड़ता तो 110 रुपए आ जाते मेरे पास। अब आप लोग सोच रहे भाई 110 कहां से आ गया। अब देखो ना, मेरा खर्चा हुआ था एक्चुअल में 710, बट क्योंकि मैंने व्हीट को भी 12 ले लिया तो खर्चा आ रहा है 600। तो कितने का घपला आ रहा है, कितने का मिसमैच हो रहा है, 110 का। ये 110 का मिसमैच क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने हर एक केजी ऑफ व्हीट पे 5 रुपए छोड़ दिया। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा, 22। ठीक है, तो मैंने 22 केजी व्हीट खरीदा, तो मैंने राइस कितना खरीदा, 28। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मनी स्पेंट ऑन राइस, राइस पे खर्चा कितना हुआ ये निकाल के बताओ। राइस पे खर्चा कितना होगा, 28 केजी और 12 रुपए करके राइस है, 12×8 = 96, 12×8 = 96, 6 रह गया 9, 33, 336। अच्छा, अभी इसी मेथड को एकदम कॉन्साइज वे में हम लोग लिखते हैं। आपको करना क्या है, एग्जाम में आपने पढ़ा, एग्जाम में आपके पास क्या क्या है, 50 केजी है, और इस 50 केजी को आपने खरीदा 710 से। ठीक है, आपके पास व्हीट और राइस और व्हीट है, ये 12 है, ये 17 है। आपको क्या करना है, इसका 17 नहीं लेके इसका 12 लेना है। ठीक है, और 12 तो कॉमन आ जाएगा, तो यानी पूरा का पूरा 50 केजी आपने 12 रुपए पे खरीदा। अब आप ये बोल सकते हो, समझ में आ रहा है ना, यानी पहले आप क्या बोल रहे थे कि कुछ किलो मैंने 12 पे खरीदा, कुछ किलो मैंने 17 पे खरीदा, क्योंकि व्हीट 17 था। अब आप बोल सकते हो पूरा का पूरा 50 केजी ही मैंने 12 रुपए पे खरीदा। तो यानी आपका खर्चा कितना हो गया, आपका खर्चा हो गया 12 इंटू 50, 50 केजी, 600 रुपीज खर्चा हो गया। तो बचा कितना, बचा 110। ये 110 रुपए क्यों बच रहे हैं, या फिर मिसमैच क्यों हो रहा है, क्योंकि व्हीट पे मैंने 5 रुपए छोड़ दिए। तो व्हीट पे 5 रुपए छोड़ दिए तो व्हीट 22 आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, छोटा करके लिखना है। गॉट इट। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं एकदम सिंपल रहूंगा। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ लो आप, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको जैसी मर्जी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन में बहुत ही मतलब नए मेथड से कर सकता हूँ, बट व्हाट आई फेल्ट कि उतना ही टाइम लगता है मोर और लेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अभी देख लो, राम एंड श्याम हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द रेशियो 5:3, यानी राम और श्याम का अगर मैं इनकम बोलूँ तो 5x और 3x था। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मतलब इनकम तो नहीं बोल सकते, मतलब उनके पॉकेट में इतना पैसा था। एंड दे स्पेंट देयर मनी इन परचेजिंग बुक इन द रेशियो 9:5। उन्होंने उनका जो, तो ये इनकम हो गया, ठीक है, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो है 9 और 5 के रेशियो में। तो आप मानने के लिए 9y और 5y मान सकते हो। ठीक है, आफ्टर परचेजिंग बुक्स ईच ऑफ देम सेव 5000, यानी उनका जो सेविंग है वो 5000 है। ठीक है, अब किसी का भी आप रेशियो निकाल लो, जैसे इसके शुरू करते हैं। मैं रेशियो निकालना चाहता हूं इस चीज का। ठीक है, तो ये मान लो मैंने लिखा राम के लिए, तो मैं 1 1 1 दे देता हूं।
अब मैं शाम के लिए भी यही लिखूंगा, तो क्या होगा 5x माइनस सेविंग तो 5000 ही है, डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5000 ही है, E1 बाई E2 यानी 9y बाई 5y। अब 9y बाई 5y लिखने का जरूरत ही नहीं है, 9 बाई 5 लिख लो। अब इसको ना डायरेक्ट डायरेक्ट करो, सिंपल मैं बताता हूँ, देखो 5 इंटू 5x कितना होगा 25x, अच्छा, और 9 और 3x इंटू 9 कितना होगा 27x, माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जाएगा, समझो, हाँ 3x इंटू 9x राइट हैंड साइड में जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस करके आएगा। ओके, अब देखो, अब एक दूसरा कलर से मैं बताता हूँ, 5 इंटू, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ क्या, 5 इंटू 5000 ये होगा 25,000, इसको मैं इधर लेके आ गया, और 5000 इंटू 9 ये होगा माइनस 27,000, ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1000 आ जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी विच अमाउंट ऑफ फाइंड द मनी ऑफ राम विच ही इनिशियली हैड, तो उसके पास होगा राम के पास कितना था 5x, तो 5000 होगा, यहाँ पे 50,000 आ रहा है क्या, अरे 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 एक गलती कर दिया ना, 5 इंटू 9 मैंने क्या लिख लिया, बाकी तो सही है, 25,027, ये तो होगा 45, 25 और 27 2x, और 25 और 45 20,000 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। तो राम का इनकम क्या था, या फिर इनकम नहीं, फाइंड मनी ऑफ राम विच ही इनिशियली हैड 5x, तो 5 इंटू x, 5 इंटू 10,000 इज 50,000। एक, दो, तीन, चार, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे ख़त्म करेंगे हमारा सेशन आज के लिए, ठीक है, अराउंड आधा घंटा होने को चल रहा है, तो मैं छोटा छोटा सेशन ही रख रहा हूँ। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर इज 1:3। 10 years ago the age of the grandmother was 4 more than 4 times the age of the girl, ठीक है, तो इसको भी मैं सिंपली कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो एक गर्ल है और उसकी ग्रैंड मदर है, इन दोनों का एज का रेशियो कितना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कैमरा पता नहीं क्यों ऑफ हो गया था। ओके, तो गर्ल का एज और ग्रैंड मदर का एज 1:3 रेशियो में है, यानी अगर मैं इसका एज x लेता हूं तो ग्रैंड मदर का 3x होगा, कूल, सही है। 10 years ago the age of the grandmother was 4 more than 4 times the age of the girl। अब 10 साल पहले चलते हैं, दोनों के एज के साथ -10 कर दिया, 10 साल पहले चलेंगे, तो 10 years ago the age of the grandmother was, तो ये जो ग्रैंडमदर का एज है वो क्या था, इक्वल, वैसे यहाँ पे इक्वल्स टू देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू देना चाहिए था मुझे, मैंने यहाँ पे एरो दे दिया। ये जो ग्रैंडमदर का एज है 10 साल पहले, ये क्या था, ये 4 ज्यादा था। अब किस चीज से 4 ज्यादा था, गर्ल के एज के 4 टाइम्स से 4 ज्यादा था, तो गर्ल के एज को पहले 4 टाइम्स करो और उसके साथ 4 ज्यादा कर दो तो हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 4x माइनस 40 प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 10, 3x को उधर लेके जाओ, 4x माइनस 3x विल बी x, यहाँ पे हो रहा होगा -36, तो ये उधर उस साइड जाएगा, प्लस 36, 36 माइनस 10 इज 26, तो x 26 है, ये रहा, तो 3x कितना होगा 78, फाइंड देयर एजेस बोला है। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को ये सब कुछ नहीं करके सिंपल कर सकते थे,
उस लड़की और उसके ग्रैंडमदर में एज का रेशियो क्या था, 1:3। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आप देख लो, इसका ट्रिपल हो रहा है, ये तो इसका ट्रिपल नहीं है, ये इसका ट्रिपल नहीं है, इधर भी ट्रिपल नहीं हो रहा, इधर भी ट्रिपल नहीं हो रहा, तो बस एक ही ऑप्शन है। तो कभी कभार थोड़ा ऑप्शंस पे भी आप लोग ध्यान दे दिया करो, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।